बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होमियो एरा। ड्रग पिक्चर सीरियल में जो हमारी आज की ड्रग पिक्चर है वो है पल्सटीला। एक पर्पल कलर का खूबसूरत सा फूल, जिसकी खासियत ये है कि ये उन खेतों में पाया जाता है जहाँ पे हल ना चलाई गई हो और इंतहाई शॉर्ट टाइम के लिए खिलता है, फिर गायब हो जाता है। आप यूँ समझ लें कि 365 दिनों में इसके लिए जो मखसूस दिन हैं वो 3 से 4 दिन हैं। 3 से 4 दिनों के दरमियान ये खिलता है और फिर ये गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये पल्सटीला को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब इसकी आजमाइश की गई, डॉक्टर हानेमन साहब ने इसकी आजमाइश की, तो उस वक़्त कुछ इस तरह की अलामात ज़ाहिर हुई जो कि जिस्म के हर उज़ू और हर हिस्से के मुतल्लिक़ थी। अब यहाँ पे मैं एक बात ये भी आपसे करना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को समझना पूरी इंसानियत को समझने के बराबर है। तो एक ऐसी रेमेडीज़ जिसका तल्लुक़ जिस्म के हर पार्ट के साथ हो, तो उसको समझना इतना आसान नहीं है। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि इसके जो ज़ाहिरी ख़द-ओ-ख़ाल हैं या जो इसकी मिजाजी कैफ़ियत है, इसका मिजाज कैसा है, उसको मुख्तसरन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका हल्का भी बहुत वसी है। और डॉक्टर हानेमान साहब ने अपनी ज़ुबान से कहा, अपने कलम से ये लिखा कि ये इसको समझना इतना आसान नहीं है, या इसकी जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज़ वो इतना आसान नहीं है। तो हम इसको एक तो समझने की कोशिश भी करेंगे और इसको इस अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमारे अंदर रासख हो जाए और फिर ये दोबारा हमसे ना निकल सके। तो चलिए आइए इसके हम जो ज़ाहिरी ख़द-ओ-ख़ाल हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। तो पल्सटीला बेसिकली जो है मेरी प्रैक्टिस में ज़्यादातर फीमेल साइड की रेमेडीज़ है। ऐसा भी नहीं है कि 100% फीमेल साइड की है, इसमें मेल भी शामिल हैं, लेकिन मखसूस जो है वो फीमेल के लिए है। तो जो पल्सटीला की जो मरीज़ा होती है वो उसका जो ज़ाहिरी ख़द-ओ-ख़ाल इस तरह का होता है कि वो पतली होती है, पतली, दुबली और लंबी। ये इसकी पहली निशानी है। और इसकी जो दूसरी निशानी है, ये आप घरों में आप देखें इस तरह की औरतें पाई जाती हैं। इसकी जो दूसरी और अहम निशानी है वो है पाल्को मासा, पाल्को क्या कहते हैं, इस तरह का कोई है, तोला और पाल्को मासा, इस तरह का कि वो एक यकदम हंसती है और उसी हंसे के दौरान वो रोने शुरू हो जाती है, या वो रोती है और रोने के दौरान ही वो हंसना शुरू कर देती है। ये इसकी एक टिपिकल अलामत है जो इसको समझने में आपको मावन साबित होगी। तो कद पतला, लंबा, तबन बुज़दिल, रोने वाला मिजाज, दिल में गम को दबाए हुए और खामोश रहना इसका तुरा इम्तियाज है। खामोशी, अताहत शारी और नरम दिली का अंसर बदरजा ओतम पाया जाता है। पल्सटीला की जो मरीज़ा होती हैं वो तंदुरुस्ती के ज़माने में बड़ी चंचल किस्म की होती हैं, मतलब बड़ी हंसमुख होती हैं, खुश मिजाज होती हैं, हंसी मिजाज की जो बड़ी दिलदादा होती हैं, और वो अपने माहौल को हर वक्त एक खुशी का समा बनाए रखती हैं उस माहौल में। तो ये तंदुरुस्ती के ज़माने में इस तरह का माहौल होता है पल्सटीला की मरीज़ाओं में। जबकि जब वो बीमार होती हैं तो वो अपनी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा गमगीन होती हैं,
इसी वजह से वो हंसती भी हैं, रोती भी हैं, और सबसे बढ़कर वो जो है दूसरों की जो आप तवज्जो की, बस आपने उसको तवज्जो दी, वो आपके कदमों में आ गई। ये पलस्तीला का एक ये समझें कि उसकी एक बहुत ही अहम अलामत है कि वो मुताज होती है इस चीज़ की कि कोई उसके साथ हमदर्दी जताए। वो हमदर्दी की जो है मुताज होती है। अब किसी ने उसके साथ हमदर्दी की तो बस वो उसी के होकर रहती है, फिर उसको अपने दिल का जो दुखड़ा है वो, या जो सारी कहानी है वो सुनाती है। और वो ये नहीं है कि वो सीपीए की तरह रार पार के सुनाती है, नहीं, वो बड़ी बिल्कुल जो हक सच है वो सुनाती है और वो सच्ची बात करती है। फिर ये औरतों में उन औरतों की मखसूस दुआ है, ये बात वाज़े याद रखें, जिन औरतों का जो मेंस्ट्रुअल सर्कल है वो ताख़ीर से आता है, वो देर से आता है। ये टिपिकल भी अलामात है उन औरतों की जिनका जो मेंस्ट्रुअल सर्कल है वो देर से आए, तो पलस्तीला उनकी मखसूस दुआ बन जाती है। अच्छा, एक और चीज़ जो ज़हन नशीन करने वाली है और बल्कि उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, पलस्तीला और पसीना, पे डबल पे को आप लाजमी याद रखें। जहां पलस्तीला का जिक्र आएगा वहां पे पसीने का जिक्र आएगा, और पसीना कहां पे? एक साइड पे, दाई साइड पे। जो पलस्तीला का जो मरीज होता है, ख्वाह वो मेल है, फीमेल है या कोई बच्चा है, उसकी एक अलामत यह है कि उसके राइट साइड पे पसीना आएगा, जबकि दूसरी जो साइड होगी उसके अपोजिट पोल में वो बिल्कुल ठंडी होगी। तो ये पलस्तीला को समझने के लिए एक अहम नुक्ता है। और जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी में अलामात का बढ़ना या कम होना एक अहम दर्जा रखता है। तो पलस्तीला का जो मरीज़ है या मरीज़ाएँ हैं, उनकी जो तकलीफ़ात हैं वो शाम के बाद शुरू होती हैं। ये बात भी ज़हन नशीन करने वाली हैं। ये मैं आपको यूँ समझें कि एक अर्क दे रहा हूँ। पलस्तीला का मैं आपको एक अर्क दे रहा हूँ। अगर आप ये बातें, ये अलामात याद रखें तो पलस्तीला को समझने में आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। ये बड़े टिपिकल किस्म के पॉइंट हैं पलस्तीला को समझने के लिए। अच्छा, पलस्तीला की जो मैंने आपको मजाजुन उसका कहा कि ये बात आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको याद करने के लिए, कि वो रोती है और रोते रोते हंसती है। ये मिजाजन उसकी एक तबीयत इस तरह की होती है। और इसके अलावा पलस्तीला की जो अहम जो चीज़ है वो ये है कि मखसूस तो औरतों के लिए हो गई, लेकिन एक नुक्ता जो समझने के काबिल है वो ये है कि ये दुआ सिर्फ जिस्मानी अलामात के सहारे पर तजवीज़ की जाती है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी जो ड्रग पिक्चर है, लेकिन जब दिमागी, नफ्सियाती और जज्बाती अमराज या अलामात इसकी मिजाजी अलामात से मुमासलत रखती होंगी, तब ये मौजज़ा दिखाएगी। ये नुक्ता आप याद रखें। कहने का मतलब ये है कि ये दुआ बेसिकली जिस्मानी अलामात जो ज़ाहिरी खदोखाल हैं उनके मुताबिक तजवीज़ की जाती है, लेकिन कब? जब उसकी जो दिमागी, नफ्सियाती और जज्बाती अमराज या अलामात इसकी मिजाजी अलामात से मुमासलत रखती होंगी तो फिर ये मौजज़ा दिखाएगी। अच्छा, इस तरह का एक और जो एक शार्टली मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाता हूँ। पलस्तीला भूख का ना होना बहुत नुक्ता है। भूख प्यास का न होना, ये समझें कि ये पलस्तीला की एक ख़ास और अहम अलामत है। हिस्स का बंद हो जाना, ये बात याद रखें। भूख ख़त्म, प्यास ख़त्म, मेंसेस ब्लॉक, ये तीनों चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं
पल्सटिला के मरीज़ा की। रोने लगती है, अलामात बताने से कासर हो जाती है बाज़ औक़ात, क्योंकि वो उसके जो गम होते हैं वो उसके दिल के अंदर दबे होते हैं, तो वो अपने जो इज़हार है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती। ख्याली पुलाव पकाने की माहिर होती है, बस बैठा और सारा दिन बस मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मेरे साथ ये हो जाएगा। इस तरह के शक्की मिजाज जो है वो उसके जो ख़यालात हैं वो इस तरह के हैं। सर्दी में उसकी जो अलामात हैं वो बढ़ती हैं। गर्म जो कमरा है उसमें इजाफा हो जाता है, उसकी जो शिकायत है उसमें इजाफा हो जाता है। खुली हवा और खुली फजा की ख्वाहिश करती है, मतलब वो घटन माहौल को पसंद नहीं करती, वो चाहती है कि मैं किसी खुली फजा में जाऊं। जब भी उसके सर में दर्द होता है या जिस्म के किसी भी एज़ा में दर्द होता है, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं चलूं फिरूं। आपने कई मरीज देखे होंगे कि जब उनको सर में दर्द होता है या कहीं भी दर्द होता है तो वो आराम करने से उनकी तकलीफ बढ़ती है और फिर वो कोशिश करते हैं कि वो वॉक करते हैं या चलते फिरते हैं, तो ये भी उसकी एक अहम अलामत है। तो इस तरह तो मैंने आपको शुरू में बताया कि डॉक्टर हनीमैन साहब खुद फरमाते हैं कि पल्सटिला को तजवीज़ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका तल्लुक जिस्म के हर पार्ट से है। लेकिन जो मैंने आपको ये चंद चीज़ें दिखाई बताई, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो पल्सटिला को समझने में बहुत ज़्यादा आपको मावन साबित होगा। चले मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि उसका जो ज़ाहिरी खदोखाल है, जिस्म है, वो दुबला पतला, जल्दी रो देने वाला, कभी हंसे कभी उसी वक्त रोए उसी वक्त हंसे, पसीना दाएं तरफ पसीना, भूख, प्यास और मेंसेस की ब्लॉकेज, ये मखसूस अलामात हैं। रात को तकलीफ का बढ़ना, खुली फजा की ख्वाहिश। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इन चंद अलामात को मद्देनज़र रखा तो होम्योपैथी के जो दिलदादा लोग हैं, मैं वसूख से कहता हूँ कि वो ज़िंदगी भर इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो पल्सटिला भी अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतों में से एक नेमत है। हमें हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और होम्योपैथी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इसने अहाता ना किया हो। हम आगे जब चल के अब हम आपको बताएंगे कि इवन देन के होम्योपैथी ने सूरज की शुआओं तक को भी माफ़ नहीं किया, उनको पोटेंटाइज करके रेमडीज की शक्ल दी और इससे दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी सारी खुशियाँ आपकी सेहत से वाबस्ता हैं। शुक्रिया।